जय हो जय हो जय हो। देशभक्ति से सराबोर यह गीत प्रयागराज में रेलवे भर्ती के अभ्यर्थियों में जोश भरता रहा। गीत की धुन पर नौकरी के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा देने आए युवा जोश से भर गए। मौसम ने भी उनका खूब साथ दिया। ऐसे में दौड़ से लेकर वजन उठाकर भागने तक के एग्जाम में सभी बेहतर प्रदर्शन किया। हम बात कर रहे हैं उत्तर मध्य रेलवे एनसीआर द्वारा डीएसए ग्राउंड में आयोजित ग्रुप डी के पदों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा की। सोमवार को अभ्यर्थियों ने पूरे जोशों के साथ इसमें हिस्सा लिया। महज सोमवार को ही परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों के सफल होने का आंकड़ा 500 रहा। कड़ी सुरक्षा, हाईटेक इंतजाम के बीच ये परीक्षा आयोजित की जा रही है। अभ्यर्थी मैदान पर तो उनके अभिभावक बाहर से ही नौकरी मिलने की आस संजोए रहते हैं। अभ्यर्थियों में जोश कायम रहे, ऐसे में रेलवे की ओर से लाउडस्पीकरों पर देशभक्ति गीत बजाए जाने का सिलसिला भी चल रहा है। डीएसए ग्राउंड में भाग लेने आए सभी अभ्यर्थियों के पैरों में RFID रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन बैंड बांधा गया है। इससे उनकी दौड़ का डिजिटल समय बिल्कुल सटीक और त्रुटिरहित तरीके से रिकॉर्ड किया जा रहा है। अफसरों का कहना है कि हाईटेक तकनीक के प्रयोग से परिणामों में पूरी पारदर्शिता बरती जा रही है। उत्तर मध्य रेलवे के CPRO डॉक्टर शिवम शर्मा के मुताबिक परीक्षार्थियों की स्वास्थ्य सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए मैदान पर त्वरित चिकित्सा सुविधा के लिए एम्बुलेंस की चाक-चौबंद व्यवस्था की गई है। 28 जुलाई 2026 तक चलने वाली इस शारीरिक परीक्षा के लिए कुल 3,736 अभ्यर्थियों 3,511 पुरुष एवं 225 महिला को बुलाया गया है, जिसमें उत्तर मध्य रेलवे की कुल 2020 रिक्तियों को भरा जाना है। अच्छा लग रहा है कि हम क्वालिफाई हो गए हैं और व्यवस्था बहुत अच्छी रही है सर। स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है। इसके साथ साथ जो पानी की व्यवस्था की गई है, बाथरूम की व्यवस्था की गई है और साथ साथ खाने के लिए केले और बिस्किट भी दिया जा रहा है। सर बहुत ज्यादा खुशी हो रही है क्योंकि इसके लिए लगभग 2-2.5 महीने से मेहनत कर रहे हैं सर और यही सोच रहे थे कि हमें ग्राउंड बहुत अच्छा मिल जाए। तो सर अपेक्षाओं से अच्छा ग्राउंड मिला है हमें यहाँ, तो इससे रनिंग में काफी प्रभाव पड़ा है और बहुत अच्छी रनिंग आई है सर। हम तो हम बड़े धन्यवाद देना चाहते हैं सर यहाँ के स्टाफ का और यहाँ के ग्राउंड मैनेजमेंट का। क्या नाम है सर? नीरज जोशी, झांसी से आए हुए हैं। प्रयागराज RRC द्वारा ग्रुप डी के फिजिकल टेस्ट का आयोजन आजकल प्रयागराज डीएसए ग्राउंड में कराया जा रहा है। ज्ञात रहे कि 22 जनवरी 2025 को ग्रुप डी के 2020 वैकेंसीज के अगेंस्ट नोटिफिकेशन निकला था, जिसमें कंप्यूटर्स बेस्ड टेस्ट कंडक्ट कराया गया। उसके बाद 3736 अभ्यर्थियों को कॉल किया गया है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि शारीरिक दक्षता टेस्ट के लिए। इसमें 3511 मेल कैंडिडेट्स और 225 फीमेल कैंडिडेट्स शामिल हैं। 25 जुलाई से 28 जुलाई तक ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट प्रयागराज में कंडक्ट कराए जा रहे हैं। इसमें 2 तरह के टेस्ट शामिल हैं। 1000 मीटर की दौड़ अभ्यर्थियों को करनी होती है, जिसमें मिनिमम टाइम जो रखा हुआ है वो 4 मिनट 15 सेकेंड मेल कैंडिडेट्स के लिए हैं और 5 मिनट 40 सेकेंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हैं। इसके अलावा एक 100 मीटर की एक दौड़ है जिसको कि 2 मिनट में पूरा करना होता है। इसमें अभ्यर्थी वज़न लेके चलते हैं, एक निर्धारित सीमा का वज़न होता है। अभ्यर्थियों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए उनको बैचेज में बुलाया जाता है। सुबह 6 बजे, 7 बजे और 8 बजे। रजिस्ट्रेशन के बाद उनको आधार बेस्ड और बायोमेट्रिक बेस्ड उनका वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद उनका मैनुअल वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद उनके पैरों में RFID टैग रीडर्स लगाए जाते हैं, जिससे कि दौड़ के समय को लेके किसी भी तरह का डिस्प्यूट उत्पन्न ना हो और ट्रांसपेरेंसी रहे। तो किसी भी तरह का मैनुअल इंटरवेंशन इसमें नहीं होता। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए रिफ्रेशमेंट्स, पानी की व्यवस्था और टेंट्स की व्यवस्था सुनिश्चित करी गई है। बहुत अच्छे से अभी तक ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हो रहा है और बच्चे कुछ ये अभ्यर्थी क्वालिफाई भी कर रहे हैं। जो क्वालिफाई कर चुके हैं और जल्दी ही उत्तर मध्य रेलवे परिवार का हिस्सा होने जा रहे हैं, मैं उनको हार्दिक अभिनंदन करता हूं, मैं उनका स्वागत करता हूं उत्तर मध्य रेलवे के लिए में। और जिन लोगों के अभी टेस्ट बाकी हैं उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके उज्जवल भविष्य की देता हूँ। शुक्रिया।
प्रयागराज में कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में हुए प्रदर्शन के दौरान 25 जुलाई को सिविल लाइंस में जमकर तोड़फोड़ हुई थी। इस मामले में पुलिस ने सोमवार को सीसीटीवी और वीडियो से पहचाने गए 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें से एक माफिया अतीक अहमद के गढ़ मरियाडीह का रहने वाला है। इन सभी को शाम 5 बजे जेल भेज दिया गया। दरअसल प्रयागराज में 25 जुलाई को भाजपा नेताओं और अन्य लोगों के वाहनों में तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई थीं। फॉर्च्यूनर कार में तोड़फोड़ के मामले में हत्या के प्रयास समेत अन्य धाराओं की 3 एफआईआर हुई हैं। वहीं डीसीपी नगर मनीष कुमार शांडिल्य ने बताया, सीसीटीवी की मदद से चिन्हित कर उपद्रवियों को हिरासत में लिया और उनके खिलाफ विधि कार्रवाई कर पुलिस ने उन्हें जेल भेज दिया है और अन्य उपद्रवियों की भी पहचान की जा रही है और उन पर कार्रवाई करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि जांच में ये भी स्पष्ट हुआ है कि पकड़े गए उपद्रवी कोई भी छात्र नहीं है, कोई ना कोई अलग अलग व्यवसाय करता है और इनको इस पूरे प्रदर्शन के बारे में सही से मालूम भी नहीं था। ये सिर्फ माहौल खराब करने यहाँ पहुंचे थे। 25 तारीख को थाना सिविल लाइन क्षेत्र के अंतर्गत जो पत्थर गिरजाघर पर विरोध प्रदर्शन हुआ था, उस दौरान कुछ उपद्रवी तत्व भी उसमें शामिल हुए थे और उनके द्वारा पब्लिक की कुछ गाड़ी में तोड़फोड़ की गई थी और उनके संबंध में जो गाड़ी के ओनर्स थे उनके द्वारा थाना सिविल लाइंस में अब तक 3 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। उसमें उपद्रवियों के जो चेहरे हैं वो वीडियो फुटेज और सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से उनकी जानकारी की गई थी। अब तक टोटल 10 ऐसे लोग जो उपद्रवी थे उनको गिरफ्तार किया जा चुका है और उनको रिमांड पर जल्दी भेजा जा चुका है और बाकी अन्य जो उपद्रवी हैं उनकी वीडियो फुटेज के आधार पर उनकी पहचान कराई जा रही है और उनके खिलाफ भी विधिक कार्रवाई आवश्यकतानुसार सुनिश्चित किए जाने की प्रयास किया जा रहा है। अच्छा, ये जो ये अरेस्ट हुए हैं इनका बैकग्राउंड मतलब के स्टूडेंट्स थे ये मतलब इनका हमने बैकग्राउंड भी चेक किया था तो ये छात्र नहीं थे और इनमें से कुछ का जैसे कोई फल या सब्जी बेचता है, कोई होटल में सफाई का कार्य करता है, कोई एक तो इसमें से एक थाने का हिस्ट्री शीटर भी है। तो इस तरह के इसके बैकग्राउंड हैं और इनमें से छात्रों की दृष्टि से इनमें से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो छात्र था। तो प्राइमा फेसी इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ सामने आई, यहाँ पहुँचे कैसे? ये क्योंकि पूरी तरह से जब विरोध प्रदर्शन का जब आह्वान किया गया था सभी संगठनों के द्वारा और गुटों के द्वारा, तो उसमें से इनकी जो इस तरह से जब इन्वेस्टिगेशन में आया था तो इनके द्वारा एक माहौल को ख़राब करने की कोशिश के मद्देनज़र ये यहाँ पर आए थे और इनका जो भी जिन इश्यूज़ को लेकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था तो उन इश्यूज़ की भी इनको कोई बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी और इनका जो मेन मकसद था पब्लिक डिस्टर्बेंस पैदा करना और लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब करना। सर, ये भी जानकारी में आई कि इसमें से ज़्यादातर लोग जो हैं वो बाहरी हैं, यानी प्रयागराज के नहीं हैं, तो क्या ये बाहर के लोग हैं? इनमें से प्रयागराज शहर के तो 1-2 ही लोग हैं, उसके अलावा जो शहर के बाहर के लोग इसमें ज़्यादा हैं, देहात की तरफ के लोग ज़्यादा हैं और इनमें से जो बैकग्राउंड का चेक किया गया था तो छात्र इनमें से नहीं मिले हैं और सभी कुछ अन्य कार्य करते हैं और इन सभी का जो मोटो अभी तक सामने आया है कि माहौल को ख़राब करना और मतलब भीड़ का फ़ायदा उठाकर उग्रता करना और पब्लिक को डिस्टर्बेंस करना। आगे भी और लोगों को करीब कितने लोग अभी होंगे जो बाकी? अभी तक टोटल 10 लोग अभी तक पहचान करवा कर गिरफ्तार किए जा चुके हैं और आगे भी पहचान करवाई जा रही है और जो भी उसमें वेरीफाई होता जा रहा है उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के आंदोलन के बाद विपक्षी दलों के बीजेपी पर हमले को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा हमला बोला है। उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि उन्हें पेपर लीक और नकल माफिया पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी नकल माफिया है। समाजवादी पार्टी के ही नकल माफिया उत्तर प्रदेश में बैठे हुए हैं। बीजेपी की कल्याण सिंह की सरकार में नकल विरोधी अध्यादेश लाया गया था। जिस नकल अध्यादेश को रद्द करने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया था। नकल कराकर पास करने का समाजवादी पार्टी ने धंधा बना लिया था। डिप्टी सीएम ने कहा है कि सपा मुखिया अखिलेश यादव और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को पेपर लीक और नकल माफियाओं पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है।
उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव की सरकार ने इसी प्रयागराज में भर्ती आयोगों को भ्रष्टाचार का आयोग बना दिया था। समाजवादी पार्टी ने यूपी की प्रतिभाओं को कुचलने का काम किया, इसलिए समाजवादी पार्टी को पेपर लीक जैसे मुद्दे पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में नीट पेपर लीक के बाद से ही कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने दोबारा नीट पेपर परीक्षा आयोजित की और उसका रिजल्ट भी घोषित किया। उन्होंने कहा है कि छात्रों ने जो आंदोलन किया उसका स्वागत हमारी पार्टी और सरकार दोनों करते हैं। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार संसद में पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन विधेयक ला रही है, जिसके तहत पेपर लीक के दोषियों पर 10 करोड़ का जुर्माना और 10 साल की सजा का प्रावधान होगा। और आज केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन विधेयक पेश कर रहे हैं, जिसमें 10 साल की सजा 10 करोड़ के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। तो इसका अब क्या असर पड़ेगा आगामी दिनों में? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नीट पेपर लीक के बाद से सबसे पहला जो काम था पुनः नीट पेपर कराना, और नीट पेपर करा करके उसका रिजल्ट आया। जो हमारे छात्र आंदोलित हुए उसका हमारी पार्टी भी स्वागत करती है, सरकार भी स्वागत करती है, उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार बहुत बड़े बड़े कदम उठाए गए, जिसमें आज आप जैसा बता रहे हैं संसद में एक ऐसा बिल आने वाला है जिसके आधार पर नकल माफियाओं की, पेपर लीक करने वाले तत्वों की रूह कांप जाएगी, ऐसा बिल आने जा रहा है। और कल जो टास्क फोर्स का गठन हुआ है, उस टास्क फोर्स को गठित करने के पीछे के मंशा को समझिए कि इसमें ये नहीं देखा गया है कि वो कौन है, वो क्या था। मतलब ऐसे कह लीजिए भारत के अनमोल और बहुत ही महत्वपूर्ण लोगों की टास्क फोर्स बनाने का काम किया गया है, जिससे भविष्य में पेपर लीक की संभावनाओं को पूरी तरह से समाप्त किया जाए। कानून भी बनाया जा रहा है, टास्क फोर्स भी गठित किया गया है और फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन भी किया गया है कि ऐसे मामले में अगर कोई दोषी पाया जाता है जांच में तो उसको समयबद्ध तरीके से निस्तारण करना। तो ये बहुत बड़े कदम है। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा उठाए जाने वाले हर कदम का देश भी स्वागत करता है, मैं भी स्वागत कर रहा हूं, और जो हमारा छात्र है वह भी इसका स्वागत कर रहा है। समाजवादी पार्टी लगातार पेपर लीक को लेकर समाजवादी पार्टी तो नकल माफिया है, उसी के तो नकल माफिया उत्तर प्रदेश के अंदर बैठे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की बाबूजी कल्याण सिंह जी के नेतृत्व में जब सरकार थी तो नकल अध्यादेश यहाँ आया था, और उस अध्यादेश को रद्द करने का काम उस समय की समाजवादी पार्टी की सरकार के द्वारा किया गया, और नकल करा करके पास कराने को ये अपने आप को बड़ा भारी खिताब प्राप्त करने जैसा समझते थे। तो आज नकल जैसे मुद्दे पर, पेपर लीक जैसे मुद्दे पर बोलने का श्री अखिलेश यादव जी को तो और राहुल गांधी जैसे लोगों को तो अधिकार ही नहीं है। इसी प्रयागराज के अंदर भर्ती आयोगों को किस प्रकार से भ्रष्टाचार का आयोग उन्होंने बनाया, प्रतिभाशाली छात्रों की प्रतिभाओं को कुचलने का काम किया। तो समाजवादी पार्टी को कम से कम पेपर लीक जैसे मुद्दों पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। अच्छा, 30 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए, कांवड़ यात्रा की सरकार ने बड़ी मजबूत तैयारी की है। हम लोगों का प्रयास है कि जो भी शिव भक्त, जो भी कांवड़ यात्री कांवड़ लेकर के चाहे प्रयागराज से जाए, चाहे हरिद्वार से होकर के उत्तर प्रदेश से होकर के जाए, चाहे बाबा बैजनाथ जी की तरफ जाए, चाहे बाबा विश्वनाथ जी की तरफ जाए, चाहे आसपास के जितने भी महत्वपूर्ण भगवान भोलेनाथ जी के स्थान है वहाँ जाए, तो उनके आने जाने के मार्ग में कोई असुविधा ना हो, संपूर्ण सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध हों, सुरक्षा की भी सुविधा हो, और रास्ते में जो इतने श्रद्धा भाव से कांवड़ लेकर के जा रहे हैं उसकी पवित्रता को भी किसी प्रकार से ठेस ना पहुँचे। इसलिए इसका भी पता करके कि अगर कोई ऐसे लोग होते हैं, बहुत सारे रास्ते में ढाबे बना लेंगे, ऐसे खाने पीने का सामान बेचने लगते हैं, नाम कुछ और रखते हैं, होते कुछ और हैं, तो इस पर भी नजर रहेगी। अच्छा, मांस मदिरा की दुकानें भी बंद रहेंगी क्या? हाँ, मांस मदिरा की दुकानें जो कांवड़ यात्रियों का मार्ग है वहाँ बंद रहेगी। ये सावन का पवित्र महीना होता है,
और सावन के पवित्र महीने में जब से हम लोग सरकार में आए हैं 9 साल से, कहीं पर भी कोई समस्या नहीं होने पाई है और उसके लिए जरूरी कदम उठाए गए हैं और जरूरी कार्रवाई की गई। शनिवार को जो एक प्रदर्शन हुआ उसमें जो है बीजेपी लीडर की गाड़ियों को जो है निशाना बनाया गया। देखिए, वो हमारे जो नीट पेपर से संबंधित बच्चे थे उन लोगों ने ये काम नहीं किया है। आंदोलन के बीच में समाजवादी पार्टी के गुंडों ने घुस करके अगर कुछ किया है तो उसकी जांच होगी और जांच में अगर सपा के गुंडे अपराधी दोषी पाए जाएंगे कि चुनाव में लगातार पराजय के कगार पर पहुंच चुकी सपा अगर इस प्रकार के हिंसा का सहारा लेने का प्रयास करेंगे तो इस समय भाजपा की सरकार है, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार है। अपराध करने वालों के खिलाफ जिस शक्ति से निपटा जा सकता है उस शक्ति से निपटा जाएगा। जो बच्चे हैं जिन लोगों ने इस पेपर लीक के मुद्दे को उठाने का काम किया, उन बच्चों के तो पहले ही माननीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में सभी ऐसे मुकदमों को वापस लेने का तय किया गया है, लेकिन अपराधियों को नहीं बख्शा जाएगा। ऐसी कोई परिस्थिति आएगी, अभी तो कानून जो बनने जा रहा है वो देश के लिए भी बनने जा रहा है, सभी प्रदेशों के लिए भी बनने जा रहा है और आने वाले समय में हमें पूरा विश्वास है जिस प्रकार से टास्क फोर्स है, जिस प्रकार से फास्ट ट्रैक कोर्ट है, जिस प्रकार से कानून आने जा रहा है, उसके बाद ये जो बीमारी है सदा के लिए समाप्त होगी। अभी तो श्री अखिलेश यादव मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे थे, अगर ओवैसी भी देख रहे हैं तो देखने के लिए कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन जब 27 का रिजल्ट आएगा तो चाहे ये विरोधी एक साथ लड़े मिल करके और चाहे अलग अलग लड़े, भाजपा का कमल बहुत बड़े अंतर से खिलने जा रहा है। 2017 से बड़ी विजय मिलने जा रही है। धन्यवाद। प्रयागराज 27 जुलाई 2026 गौमाता की सेवा सुरक्षा एवं सम्मान सुरक्षित करने के उद्देश्य से संचालित गौ सम्मान आवाहन अभियान के द्वितीय चरण के अंतर्गत आज जनपद प्रयागराज सहित देश भर के सभी जिलों में संबंधित जिला अधिकारी महोदय के माध्यम से भारत के महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संबंधित राज्य के महामहिम राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के नाम हस्ताक्षर युक्त प्रार्थना पत्र एवं ज्ञापन सौंप गए। ज्ञातव्य है कि पिछले लगभग 6 माह से देश भर के संतों, गौ सेवकों एवं गौ भक्तों के नेतृत्व में गौ सम्मान आवाहन अभियान संचालित किया जा रहा है। अभियान के माध्यम से संपूर्ण भारत में गौ हत्या निषेध हेतु केंद्रीय कानून गौमाता को राष्ट्र माता का सम्मान, गोचर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराना, केंद्र की गौ मंत्रालय की स्थापना, केंद्रीय गोचर नीति के निर्णय तथा कृषि, चिकित्सा, पर्यावरण, शिक्षा एवं मानव जीवन से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण विषयों को गाँव केंद्रित राष्ट्र नीति का हिस्सा बनाने सहित 30 से अधिक प्रमुख मांगे सरकार के समक्ष रखी गई है। इन मांगों के समर्थन में देश भर के व्यापक जन जागरण एवं हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। अभियान के प्रथम चरण में 27 अप्रैल 2026 को देश के लगभग 5000 तहसीलों के माध्यम से 5 करोड़ से अधिक नागरिकों के हस्ताक्षर सहित प्रार्थना पत्र राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संबंधित राज्य के राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री को सौंप गए थे। इन मांगों पर अपेक्षित निर्णय न होने के कारण अभियान के द्वितीय चरण में आज पुनः देश भर के सभी जिलों में 15 करोड़ से अधिक नागरिकों के हस्ताक्षर सहित अनुस्मारक रिमाइंडर प्रार्थना पत्र सरकार को प्रेषित किए गए। जनपद प्रयागराज की ओर से भी लगभग 6 लाख नागरिकों के हस्ताक्षरों सहित प्रार्थना पत्र संबंधित जिला अधिकारी महोदय के माध्यम से भारत सरकार को प्रेषित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ निर्धारित शुभ मुहूर्त में गौ माता के पूजन, सखानंद एवं श्री राम जय राम विजय मंत्र के सामूहिक जाप के साथ हुआ। इसके उपरांत गौ भक्तों ने झंडा, बैनर, अभियान संदेशों वाले प्ले कार्ड एवं भजन कीर्तन के साथ शांतिपूर्ण एवं अनुशासित प्रार्थना यात्रा निकालते हुए जिला अधिकारी कार्यालय तक पहुंचे।